नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे बेलगाम होती महंगाई की। कोरोना काल में महंगाई का भी झटका लगा है। एक तरफ लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो महंगाई ने आम लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। खुदरा महंगाई दर जनवरी में नई ऊंचाइयां पार कर गई है। जनवरी में खुदरा कीमतों के हिसाब से महंगाई दर बढ़कर 6.01% हो गई है, जो दिसंबर 2021 में 5.66% थी। इतना ही नहीं, बीते 7 महीनों में सबसे ज्यादा यह है, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के कंफर्ट लेवल से भी ऊपर पहुंच गई है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को महंगाई दर 4 से 6% के दायरे में रखने की जिम्मेदारी दी हुई है, जबकि सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते महीने खाने की चीजें और कारखानों में तैयार वस्तुओं के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष यानी कि 31 मार्च 2022 तक महंगाई दर 5.3% पर आ जाएगी, लेकिन लगता है कि यह अनुमान गलत साबित होगा। देश में कोविड महामारी शुरू होने से अब तक चाय, खाद्य तेल और दाल जैसे रोजाना इस्तेमाल के जरूरी सामान 20 से 40% तक महंगे हो गए हैं। महंगाई के आंकड़े आने से पहले ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि आज जो आंकड़े जारी होने हैं उसमें रिटेल महंगाई 6% है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इसकी आशंका पहले से ही थी। अक्टूबर से ही महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, जबकि जनवरी में थोक महंगाई में मामूली राहत मिली है। बीते महीने थोक महंगाई पर लगातार दूसरे महीने घटकर 12.96% पर आ गई है। बीते साल दिसंबर में थोक भाव की महंगाई दर 13.56% थी। हालांकि जनवरी 2021 में ये सिर्फ 2.51% ही रह गई थी। अप्रैल 2021 के बाद से थोक महंगाई दर लगातार दोहरे अंकों में बनी हुई है। जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक तेल और वसा खंड में खुदरा मुद्रास्फीति 18.7% रही, जबकि ईंधन, कपड़ा और फुटवेयर, परिवहन और संचार क्षेत्रों समेत अन्य खंडों में महंगाई दर सालाना आधार पर 9% बढ़ी। अनाज और उसके उत्पादों की महंगाई दर बढ़कर जनवरी में 3.39% रही, जो कि दिसंबर 2021 में 2.62% थी। इसके अलावा मांस और मछली श्रेणी में मुद्रास्फीति बढ़कर 5.47% रही, जो पिछले महीने 4.58% थी। सब्जियों के मामलों में महंगाई दर बढ़कर 5.19% हो गई है, जबकि दिसंबर में इसमें मात्र 2.99% की गिरावट आई थी। सवाल है कि बढ़ती महंगाई का बोझ आखिर कब तक कम होगा? आरबीआई को किस तरह के उपाय करने की जरूरत है? महंगाई से अर्थव्यवस्था कैसे असर पड़ रहा है? बढ़ती महंगाई से ना घबराने का आरबीआई गवर्नर का बयान कितना दम रखता है? महंगाई के तमाम पहलुओं की विशेषज्ञों के साथ आज हम पड़ताल करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए उपाय क्या किए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हालात जो हैं एक आम शख्स के लिए बहुत गंभीर बने हुए हैं। आम लोगों के लिए वो यही सोच रहा है कि महंगाई से निजात उसको कैसे मिल पाएगी, कैसे ये महंगाई कम हो पाएगी। क्या महंगाई में कभी कमी मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी? क्या लगता है आपको इस पूरे मामले को लेकर? जो भी आपकी इस पर विचार होंगे, विशेषज्ञों से हम जानेंगे इसी मसले को लेकर कि आखिरकार निरंतर बढ़ती महंगाई पर काबू कैसे लगाया जाए। क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि हम सबसे ज्यादा महंगाई पर, जो कमर तोड़ महंगाई है, उसको लेकर कुछ कदम उठाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा कहीं दिखाई ही नहीं देता। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने की चीजें हैं वो महंगी हो गई हैं। आप आज सामान लेने जाएंगे, कहीं भी आप सब्जी लेने जाएंगे और अगले दिन जाएंगे तो उसके रेट में आपको फर्क मिल जाएगा। सोचिए, इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आम जनता, गरीब जनता, मिडिल क्लास लोग क्या करें? इस महंगाई से कैसे निजात मिल पाएगी? क्यों इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? क्या इसके पीछे का कारण है और क्यों आम जनता बार बार इसको झेले? और हम अक्सर देखते हैं कि महंगाई का मुद्दा क्यों जब मुख्य कोई चुनाव भी होता है तब गायब हो जाता है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण है महंगाई को कंट्रोल में करना। जब महंगाई ही कंट्रोल में नहीं होगी तो आम जनता कैसे खाएगी और कैसे वो बचा पाएगी? बचत कहां से करेगी जब उसकी इनकम नहीं होगी इतनी, और जितनी इनकम होगी वो सारे उसके
रोजमर्रा के कामों में चली जाएगी, खर्चों में चली जाएगी, तो कैसे जो है कोरोना काल में महंगाई का झटका जो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया और यही महंगाई जो है इस वक्त बेलगाम हो गई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे और यही समझने की कोशिश करेंगे कि महंगाई जो इतनी बेकाबू है उसके लिए क्या कुछ किया जाए। रमाकांत जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से इस वक्त जो खास मेहमान जुड़े हैं, अरुण त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। अमन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है अमन अग्रवाल जी, निदेशक IIF की तरफ से। सबसे पहले अमन अग्रवाल जी, आप ही से जरा समझना चाहेंगे, महंगाई को लेकर एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हम चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन इसका असर क्या पड़ता है और साथ ही साथ इसको कंट्रोल में कैसे किया जाए। महंगाई बढ़ने के कारण क्या है, क्यों अगर कोई भी एक आम आदमी आज सामान लेने जाता है तो कल उस सामान का रेट कुछ अलग ही होता है। ये इतनी ज्यादा जो अस्थिरता बनी हुई है इन सब चीजों में, मुख्य कारण इसका क्या है इस वक्त? देखिए, ये जो महंगाई है, पहली बात एक आम आदमी को और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा तंग करती है। बिल्कुल। रिच और जो सुपर रिच है उनको इतना परेशान नहीं करती है, बिकॉज उनके पास खरीदने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। पर जो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या BPL फैमिलीज हैं, जो हिंदुस्तान का करीबन 80% जनता है, उसको ये बहुत तंग करती है। और महंगाई जो है काफी हद तक बढ़ती जा रही है काफी समय से, और उसके ऊपर नियंत्रण लाना जरूरी है। जरूर जो टारगेट रेट है RBI का उसके नियंत्रण में रही है और काफी कम बढ़ी है कोरोना काल के बाद से, बट फिर भी इसका इफेक्ट जो है अब हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस पर ज्यादा नियंत्रण नहीं किया है। तो अभी हम महंगाई देख पा रहे हैं, जो दर 6.06% की दर पे दिखाया है कि RBI ने भी कहा है कि हुआ है इस जनवरी के अंदर। उसके 2-3 मुख्य कारण रहे हैं। पहली चीज जो कारण रही है वो सप्लाई चेन जो डिस्ट्रप्शन होते हैं, जो सामान आता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसमें जो डिस्ट्रप्शन हुए हैं, और वो डिस्ट्रप्शन 2-3 कारणों से हुए हैं। एक तो इलेक्शन की वजह से हुए हैं, बिकॉज काफी सारे जो बड़े बड़ी स्टेट्स हैं उनमें इलेक्शन चल रहे थे, तो वहाँ पे जब जब किसान लोग हमारे काम कर रहे हैं और इधर इलेक्शन में लगे हुए हैं या इलेक्शन की प्रक्रिया में हैं, तो नेचुरली उससे एकदम से वो काम अपना जो है वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज जो है, जो पेट्रोल के दाम इतने समय से हाई चल रहे थे, जिसको थोड़ा रियायत दी थी दिवाली के समय पे सरकार ने, पर वो रियायत पूरी नहीं थी, उसके आगे भी देना सरकार को जरूरी था। जो उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए थे, वैट बढ़ाया था, उसको कम करना जरूरी था ताकि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कम हो सके, वो अभी भी उन्होंने नहीं किया है, तो वो करना जरूरी है। तीसरी चीज जो देखने की ये है कि जो बिचौलिए होते हैं, जो बहुत समय से करीबन 20-25-30 साल हो गए इसको डिस्कशन करते हुए इस महंगाई के ऊपर, कि जब एक किसान बेचता है कोई चीज तो 2 रुपए की बेचता है, जब मार्केट में आती है वो तो 200 रुपए की बन जाती है। वो 200 रुपए क्यों बन जाती है? उसके लिए सरकार ने कुछ कोशिश किया था, फॉर्मूला लाने की कोशिश की, E-NAM सुनाने की कोशिश की, पर अभी भी वो किसान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कहा था मोबाइल मंडी के थ्रू कि जो मंडियां हैं वो किसान तक जाए, अगर ले पाए, प्रोक्योर कर पाए, तो जो उनकी इनकम है वो भी दुगनी हो पाएगी और एक मंडी में जो दाम आएगा वो कम रेट से आएगा और उससे बेनिफिट आगे जाके लोगों तक ट्रांसफर हो सकता है। तो ये कारण रहे हैं और इनको कंट्रोल करने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे आपने प्रश्न उठाया कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो डायरेक्ट तरीके हैं कंट्रोल करने के, वो तरीका है, एक तो ये जैसे मैंने बताया पेट्रोल के दामों में थोड़ी कमी की जा सकती है, जो सरकार के हाथ में है, क्योंकि काफी सारे वैट और टैक्सेस लगाए हुए। एक जो पेट्रोल हमें मिलता है या डीजल हमें जो मिलता है उसमें करीबन 60 से 70% टैक्सेस का भार रहता है। दूसरी जो चीज है वो GST के अंदर है, कुछ चीजों पे अभी भी GST लगता है, जो प्रोसेस फूड होते हैं, जिसमें मध्य वर्ग के लोग भी उनको खरीदते हैं। तो आजकल तो गरीब लोग भी उसको खरीदने लगे, मार्केट में अब वो मिलने लग गया है रिटेल चेन के थ्रू, और रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है। तो इसलिए वो वहाँ पे जो है उनको अगर वो कंट्रोल कर सकते हैं, GST में कुछ सुधार ला सकते हैं, उनके ऊपर कुछ रियायत दे सकते हैं, उससे डायरेक्टली कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी चीज है जो होर्डर्स हैं उनको कंट्रोल करके और किसी तरीके से मंडी तक सामान पहुंचे पूरी तरह, तो उससे भी हमें इसको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, और चर्चा करेंगे अमन जी आपसे, लेकिन यहाँ पर अब रमाकांत मिश्रा जी, क्योंकि सवाल यही है कैसे महंगाई का बोझ कम हो सकता है। क्या सरकार के नियंत्रण में ये बिल्कुल नहीं है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब मुद्दों की बात आती है तो महंगाई का मुद्दा ही नहीं रहता है। महंगाई मानो एक ऐसा विषय है जिसको सब छूना ही नहीं चाहते, जिसके विषय में कोई बात ही नहीं करना चाहते, जिसको लगता है कि आप भुला दो, आप जैसे जी रहे हो आप जीते रहो, महंगाई कोई विषय है ही नहीं, ऐसा लगता है मानो। पूजा जी, निश्चित तौर पर अभी अमन की बहुत ही अच्छा विश्लेषण इस तौर पर देखिए
सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। जहां तक बात है जो खुदरा महंगाई दर हो चाहे थोक महंगाई, आप अगर देखेंगे निश्चित तौर पर थोक महंगाई दर में जो कमी आई है और अभी जो मामूली बढ़ोतरी हुई है खुदरा महंगाई दर में, निश्चित तौर पर ये आरबीआई के जो है सो अंतर नहीं है, एस्टिमेटेड ही है, क्योंकि सरकार ने भी कह रहे हैं परसेंट की महंगाई दर से सप्लाई चेन की बात कुछ हेटो में लगते हैं कि सारे बात होता है। जहां तक बात है बिचौलिए की, अभी अमन जी बिल्कुल कह रहे थे, बिचौलिए जो जिस तरह से किसान से जो सामान आता है और उपभोक्ता के पास में जो पहुंचता है, निश्चित तौर पर वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती, लेकिन खास करके जैसे मिनरल ऑयल हो चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, अगर उसको देखा जाए तो इसमें भी थोड़ी सी उछाल की वजह से खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये फॉर शॉर्ट पीरियड है। आपने अभी अगर देखा जो महंगाई दर में अगर कमी आई है, उसी तरह से आप देखेंगे जो कि खुदरा महंगाई दर में भी कमी आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। सरकार की तरफ से इस तरह से, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, शशिकांत दास जी ने भी कहा है, जो कि हालांकि जो हमारा जो एस्टिमेटेड होता है जो महंगाई दर उसी के अधीन है, थोड़ी सी मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फॉर द शॉर्ट पीरियड है, इसमें कोई। चलिए, शॉर्ट पीरियड है, लेकिन महंगाई तो लग रहा है कि लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट दिखने जा रहे हैं। क्या इसको लेकर कदम उठाएंगे और विपक्ष इसको लेकर क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे हम, और कैसे जो है नियंत्रण में किया जा सकता है, उपाय इसके लिए क्या करना होगा। कांग्रेस से यहाँ पर अब प्रतिक्रिया लेंगे। क्या लग रहा है अरुण जी, इस विषय को लेकर क्या विपक्ष इस तरह से मुखर नहीं हुआ है या इतनी तवज्जो नहीं देता है कि इसके लिए सरकार कुछ कदम उठा सके? आप इतना प्रेशराइज, इतना दबाव बनाए, आम आदमी की आवाज को आप उठा पाए महंगाई को लेकर? अरुण जी, शायद आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। जुड़कर आपकी प्रतिक्रिया जरूर हम जानेंगे। एक बार फिर से जो टेक्निकल इशू आ रहा है आवाज में, उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आपको लग रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सरकार, अमन जी बड़ा अच्छा विश्लेषण आपने कहा कि सरकार के कंट्रोल में क्या क्या है, कम से कम उस तरफ तो कदम उठाए जाएं, और उस तरफ अगर कदम नहीं उठाए जाएंगे तो आम जनता कहां पर जाएगी, जब उसकी सारी जो कमाई है वो सिर्फ उसकी खाने पीने या फिर उसकी बाकी के सामान में ही चली जाएगी। तो कैसे हम ये समझें कि वो बचत कर पाएगा, और बचत नहीं करेगा पूरी अर्थव्यवस्था इससे लचर हो जाएगी, पूरी अर्थव्यवस्था पर हमारे इफेक्ट पड़ेगा इन सब चीजों से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग, जिसे हम कहते हैं दूरदर्शित इम्पैक्ट होता है, वो जो है अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। और जैसे हम देख रहे थे, पेट्रोल प्राइसेस अभी तो पिछले दिवाली पे कम करी हैं, पर वो इतनी नहीं है, और जो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है, वो अब हमें देखने को मिल रहा है कि उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ते हैं और चीजों के चार्जेस बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो बिल्टअप होता रहता है, वो कभी चार्जेस कम नहीं होते हैं। हमने देखा है, चाहे वो छोटा ट्रांसपोर्टर हो या बड़ी कंपनी हो, चाहे जैसे रेलवे जैसी जगह हो, जब एक वो दाम बढ़ा देती है किसी चीज के, तो वो दाम कम नहीं करती है आगे जाके। तो इसलिए सरकार को देखना जरूरी है कि लॉन्ग समय तक ये प्राइसेस काफी ज्यादा ऊपर ना रहे और इन चीजों को दाम कम कर सके, बिकॉज जिसका भार है सबसे ज्यादा आम आदमी पड़ता है। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें सप्लाई चेन को सुधारा जा सकता है, स्ट्रक्चर किया जा सकता है। इस बजट में भी काफी निर्धारित निर्मला सीतारमण जी ने कहा है उसके अंदर कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज करेंगे, ड्रोन्स को इस्तेमाल करेंगे और चीजों को करेंगे, ताकि चीजों को हम ट्रांसपेरेंट बना सके। हम उन्होंने ये भी बात करी किस तरीके से जो पैसा हम बीज का पैसा एमएसपी के रेट पे डायरेक्टली एक फार्मर को देंगे, तो उससे बेनिफिट होंगे, बट वो इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब तक ना एक आम आदमी को उसका बेनिफिट मिल पाएगा, ना एक फार्मर को बेनिफिट मिल पाएगा। और उसको जितनी जल्दी, क्योंकि अब जनधन अकाउंट भी क्रिएट कर दिए हैं, फार्मर्स को भी रजिस्टर कर दिया है काफी हद तक, काफियों के आधार कार्ड भी खुल गए हैं, उनके लैंड रजिस्ट्रेशन भी हो गई है, तो कम से कम उस जो चीज को, प्रक्रिया को पिछले 8, 9, 10 महीने से करती आई है सरकार, उनको कर लिया है, तो उसको एक धरा पे उतार के इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में लेके जाना, जहाँ चाहे वो आरबीआई यूज करे, चाहे वो एग्रीकल्चर मंत्रालय यूज करे, चाहे वो कृषि मंत्रालय यूज करे, या कोई और एजेंसी यूज करे, नाबार्ड जैसी एजेंसी यूज करे,
उसको यूज करके इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अगले साल की 1 अप्रैल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट में अपना कह दिया, विस्तार किया है, ताकि एक आम आदमी को उसका इमीडिएटली बेनिफिट मिलना शुरू हो सके। अमन जी, क्या लगता है आपको, ये कोविड का असर है, जो पैंडेमिक फेज गुजरा उसकी वजह से ही ये जो स्थिति है अब हमें देखने को मिल रही है? नहीं, मेरे विचार में जो अभी ये जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो रिटेल इन्फ्लेशन हुआ है, उसमें कोविड का कोई नहीं है, ना ही ये जो है डिमांड साइड इन्फ्लेशन है कि जो डिमांड एकदम से कोई बढ़ गई हो, लोगों का खाना पीना बढ़ गया हो या बहुत सारा पैसा आ गया हो। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को स्थिर रखा है, वो एक अच्छी चीज है और उसको रखना भी चाहिए, पर ये डिमांड साइड से जो है इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो सप्लाई साइड के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। उसके बहुत सारे तरीके हैं जो सरकार के पास और आरबीआई के पास हैं, जिसको नियंत्रण किया जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी में छेड़छाड़ करके भी पहले करती आई है आरबीआई, और मेरे विचार में उसकी इस समय जरूरत नहीं है। टैक्सेस को राइट फ्रेमवर्क में लाना, इन चीजों में करना जरूरी है। अरुण जी, आवाज आपको मुझे लग रहा है मिल रही होगी। सवाल बहुत हैं कि विपक्ष इसको लेकर क्या भूमिका निभा रहा है, महंगाई कहां पर जा रही है, कैसे आप जनता की आवाज पहुंचेंगे, जनता की आवाज आप कैसे उठा पाएंगे, कैसे बनेंगे जनता की आवाज, ताकि सरकार पर दबाव भी बनाया जाए महंगाई जैसे विषय को लेकर? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो आपको और आपके एपीएन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका कि कम से कम महंगाई पर आप चर्चा की। इलेक्शन के समय में ये आप महंगाई पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि आपको पता होगा कि 15 दिन पहले बजट सत्र गया है, उसमें वित्त मंत्री जी ने अपना जोरदार भाषण दिया, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं दी, लेकिन आम जनता के लिए नहीं। अग्रवाल साहब बोल रहे थे 80% आम जनता है जिसको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, और ऐसे समय में ये आंकड़े आने, जब महंगाई चरम पर है, कांग्रेस पार्टी बार बार इस पर प्रोटेस्ट कर रही है, सरकार को आगाह कर रही है, चेता रही है, सरकार मानने को तैयार नहीं था, और अब आंकड़े आए हैं तो इस पर चर्चा हो रही है। आपको धन्यवाद। अभी रमाकांत भाई साहब भी बोल रहे थे बिचौलिए, उसके पहले अग्रवाल साहब भी बोले बिचौलिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि रमाकांत भाई साहब का तो सत्ता में अभी है, सरकार ही की है, बिचौलियों को क्यों नहीं खत्म कर देते? क्यों अदानी जी का सरसों बिक रहा है मार्केट में, सरसों का तेल? क्यों अंबानी जी का बिग बाजार चल रहा है? बंद कर दीजिए भाई। हम विपक्ष में हैं, आप सत्ता में हैं, आप चाहिए तो बंद करिए बिचौलियों को। आप तो खुद बिचौलियों को फंडिंग कर रहे हैं, वित्त मंत्री जी बिचौलियों के लिए ऑफर ला रही है, और आप टीवी चैनल पे बोलकर बैठ करके कह रहे बिचौलियों की वजह से हो रहा है। ये तो वही हो गया कि जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, ये आपको समझना होगा। और दूसरी बात, मैं अग्रवाल साहब को भी कहूंगा कि अग्रवाल साहब, आप इतने बड़े पोर्टफोलियो के निदेशक हैं, तो आप इस तरीके का बिचौलियों का बात न कहें, क्योंकि आप तो जनता के लिए कुछ अच्छी बातें कहें। आपने बहुत सारी बातें कही, उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन आपकी ये बात थोड़ी मुझे खटकी, इसलिए मैंने आपको इस पे सवाल खड़े किए। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए सरकार की नीति कैसी आपको पता है। कल ही बैंकिंग सेक्टर में कितना बड़ा घोटाला हुआ, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। तो ये तो वही हो रहा है कि जो इनके मित्र हैं उनके लिए सरकार है और आम जनता के लिए सरकार नहीं है। आप इतने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इतने प्रचार कर रहे हैं, जनता की महंगाई तो कम कर दीजिए महाराज। पेट्रोल बढ़ रहा, बोलना आज थोड़ा पेट्रोल बढ़ गया उसकी वजह से मांगे, पेट्रोल आज से बढ़ा है। आप 2014 में सत्ता में आए थे तो कितने रुपए लीटर पेट्रोल थे आपको ज्ञात होगा, आप सत्ता में चला रहे हैं, और आज कितना रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल है? भाई आप उसको कम करिए। आप तो उसको कम करने को चाह नहीं रहे, क्योंकि आपके मित्र के पास पेट्रोलियम का पूरा डिपार्टमेंट आपने दे रखा है। सरकार तो अपने गिरबान को वहां गिरवी रख चुकी है, आप कम कैसे करिएगा? आम जनता के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। आम जनता को बस आप, चलिए एक बार जवाब ले लेते हैं फटाफट से। ठीक है रमाकांत जी। पूजा जी, ऐसा है, यहाँ पर हम तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के में विश्वास नहीं रखता। मैं तो ये देखता हूँ जो कि हाँ, कहाँ पर जाकर के इसकी सॉल्यूशन होनी चाहिए। देखिए सरकार की नीति स्पष्ट है, और आरबीआई ने बिल्कुल अपना जो है सो उन्होंने जो अनुमान लगा करके रखा है 4 से 6%। निश्चित तौर पर एक थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन ये मैं अभी भी कह रहा हूँ ये टेम्पररी है। खास करके मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि जहां पर महंगाई की बात होती है तो हम और आप सब की जेब जो है सो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है, जो कि हम इस महंगाई से कैसे निजात पाए। लेकिन सरकार एक होती है जो कि सरकार उस चीज के ऊपर में ध्यान नहीं देती। अब मैं अगर यही चीज यहाँ पर अगर राजनीति की बात करूंगा तो सदन में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी के समय की बात करी थी,
जो कोरिया में अगर कुछ होता है, अमेरिका में कुछ होता है, तो महंगाई यहाँ पर हो जाती है। मैं वो चीज नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन हमें किस तरह से निजात मिले वो बेहतर। हमको सप्लाई मैं कह रहा हूँ सप्लाई चेन को कैसे बेहतर किया। जैसे अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, चाहे कोई केमिकल प्रोडक्ट है या फूड प्रोडक्ट है, उसको किस तरह से सप्लाई चेन के अंदर में और किस तरह से उपभोक्ता के पास में पहुंचाई जाए, उसको बेहतर करने के लिए हमारी जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो आपके रिसोर्सेज जो है, वो पूरी तरह से संवेदनशील है। मैं यहाँ पर राजनीति की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल, और हम भी नहीं चाह रहे हैं। देखिए, इस विषय को उठाने का मकसद ही यही था कि इसमें कुछ ऐसा असर कैसे जो है असर पड़े, और साथ ही साथ कैसे महंगाई को कम करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए जाएं, इस पर हम चर्चा करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो महंगाई को लेकर आम जनता तो परेशान है, लेकिन इस पर सरकार क्या कदम उठाने वाली है आने वाले दिनों में, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।